तो आज हम सफर करने वाले हैं फणीश्वर नाथ रेणु की एक बहुत ही कमाल की कहानी तीसरी कसम की दुनिया में। तो चलिए हीरामन की बैलगाड़ी में सवार होते हैं और समझते हैं उस मासूमियत को, उस प्यार को और उन कस्मों को जिन्होंने उसकी पूरी जिंदगी को एक शक्ल दी। कहानी शुरू होती है एक बड़ी ही अजीब सी लाइन से, जो हमें सीधा खींचकर हीरामन की दुनिया में ले जाती है। उसकी पीठ में ये जो गुदगुदी है ना, ये कोई मामूली गुदगुदी नहीं है। ये तो एक दस्तक है आने वाले कल की, एक ऐसे एहसास की जो उसकी सीधी साधी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो इस कहानी का हीरो कौन है? वो है हीरामन, एक बहुत ही भोला भाला सीधा साधा गाड़ीवान। लेकिन देखिए, हीरामन की सादगी को अगर समझना है ना, तो सबसे पहले उसकी उन दो कस्मों को समझना पड़ेगा। और ये कोई मामूली कस्में नहीं थी, ये तो उसकी जिंदगी के दो सबसे बड़े पिलर थे। सोचिए जरा, 20 साल से वो अपनी बैलगाड़ी चला रहा है। मतलब अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी उसने उन पहियों को घूमते हुए ही गुजार दी। तो जाहिर है वो गाड़ी उसके लिए सिर्फ कमाई का जरिया नहीं है, वो उसका घर है, उसकी पूरी कायनात है। और उसके बैल, वो तो उसके बच्चों जैसे हैं, उसके परिवार का हिस्सा। बस यही छोटी सी दुनिया थी उसकी, जिसमें वो एकदम महफूज रहता था। और इसी महफूज दुनिया को बनाए रखने के लिए उसने दो बड़ी पक्की कस्में खाई थी। देखिए, ये कस्में कोई हवा में नहीं खाई गई थी। इनके पीछे जिंदगी से मिले दो बड़े कड़वे सबक थे, जिनसे उसके भोले से दिल पर बहुत गहरी चोट लगी थी। तो एक तरह से ये कस्में उसके लिए एक शील्ड की तरह थी, एक कवच। तो पहली कसम की कहानी बड़ी दिलचस्प है। हुआ यूं कि एक रात वो पकड़ा गया, चोर बाजारी का माल ले जाते हुए। चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया। अब सांसें तो अटक ही जाएंगी ना। पर उस डर के आलम में भी हीरामन को जेल जाने से ज्यादा फिक्र अपने बैलों की थी। उसने एक पल नहीं सोचा, अपनी गाड़ी, कमाई सब कुछ वहीं छोड़ा, बैलों को खोला और अंधेरे में गायब हो गया। और बस उसी दिन कसम खा ली कि भाई जान बची तो लाखों पाए, आज के बाद इस चोर बाजारी के माल को हाथ तक नहीं लगाना है। तो पहली कसम ने तो उसे चलिए कानून के पछड़े से बचा लिया, लेकिन जो दूसरी कसम थी ना, वो किसी पुलिस या चोर के डर से नहीं आई थी। वो पैदा हुई थी एक अलग ही तरह के खतरे से, एक ऐसे खतरे से जो सामान के अंदर ही छिपा था। तो ये खतरा क्या था? ये था बांस। अब सवाल यह है कि बांस लादना इतना बड़ा सिरदर्द क्यों था? अरे जरा सोच कर देखिए, गाड़ी से कई कई फुट आगे और पीछे निकले हुए लंबे लंबे बांस। हर मोड़ पर गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता था, कंट्रोल करना नामुमकिन सा हो जाता था। और फिर एक दिन वही हुआ जिसका डर था। एक मोड़ पर उसकी गाड़ी एक घोड़ा गाड़ी से टकरा गई, और उसके बाद सबके सामने जो डांट पड़ी, जो बेइज्जती हुई, उससे उसके स्वाभिमान को बहुत चोट पहुंची। बस उसी पल उसने दूसरी कसम भी खा ली कि आज के बाद बांस की लदनी तो कभी नहीं। तो अब हीरामन अपनी इन दो कस्मों के कवच में एक बड़ी ही सेफ, बड़ी ही नापी तुली जिंदगी जी रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन फिर एक रात उसकी गाड़ी में एक ऐसी सवारी आई जो उसकी किसी कसम को तो नहीं तोड़ रही थी, पर अनजाने में ही सही उसकी पूरी दुनिया को, उसकी रूह को हिलाकर रखने वाली थी। माहौल देखिए, आधी रात का घना अंधेरा, काली शॉल में लिपटी एक औरत और हवा में फैली इत्र की एक ऐसी महक जो हीरामन की मिट्टी और पसीने वाली दुनिया से एकदम जुदा थी। उसके बेचारे भोले मन में तो तूफान उठ गया। हजारों सवाल, कहीं ये भी कोई चोर बाजारी का चक्कर तो नहीं, या फिर कोई डाहिकिन पिशाचिन तो नहीं है। लेकिन फिर एक जादू होता है। जैसे ही चांद की हल्की सी रोशनी उस शॉल को चीरकर उस औरत के चेहरे पे पड़ती है ना, हीरामन के सारे डर, सारे शक, सब एक पल में हवा हो जाते हैं। जिससे वो कोई डरावनी चीज समझ रहा था, वो तो उसे किसी कहानी से उतरी हुई परी जैसी लगी। और बस वही पल था, वही एक पल जब हीरामन की दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। और फिर जब उस परी ने कुछ कहा, तो हीरामन को लगा जैसे कानों में मिस्री घुल गई हो। उसने कहा, मेरा नाम भी हीरा है, हीराबाई। सोचिए, हीरामन और हीराबाई, एक ही नाम। बस इस एक नाम नहीं, जैसे दोनों के बीच एक धागा जोड़ दिया, एक अनकहा सा रिश्ता बना दिया। हीरामन को तो लगा कि भाई ये कोई मामूली बात नहीं है, ये तो ऊपर वाले का, किस्मत का कोई इशारा है। और फिर शुरू हुआ वो सफर, 40 कोस का वो सफर। मानो उनकी अपनी एक अलग ही दुनिया बन गया था। गाड़ी के पर्दे के अंदर हीरामन अपनी पूरी मासूमियत से उसे गांव देहात के किस्से सुनाता, महुआ घटवारिन का वो दर्द भरा लोकगीत सुनाता। और हीराबाई, जो शहर की चकाचौंध और बनावटी दुनिया से आई थी, वो इस दाढ़ीवान की सादगी पर, उसके भोलेपन पर फिदा होती चली गई।
ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी के बाहर की दुनिया रुक सी गई है, बस वो दोनों हैं और वो सफर। लेकिन हर खूबसूरत सफर की एक मंजिल होती है, और ये सफर भी हमेशा नहीं चल सकता था। जैसे ही उनकी बैलगाड़ी मेले की भीड़ में घुसी, उनकी वो छोटी सी प्यारी सी दुनिया असल दुनिया से टकराने वाली थी, और ये टक्कर बहुत जोरदार होने वाली थी। मेले में पहुंचते ही हीरामन की परी का सच सामने आ गया। वो सिर्फ हीराबाई नहीं थी, वो थी नौटंकी कंपनी की मशहूर अदाकारा मिस हीरा देवी। वो एक ऐसी दुनिया का हिस्सा थी जिसे हीरामन जैसे गांव के सीधे साधे लोग, सच कहूं तो अच्छी नजर से नहीं देखते थे, और इस सच्चाई के झटके के लिए उसका भोला सा दिल बिल्कुल भी तैयार नहीं था। कहानी का क्लाइमैक्स आता है नौटंकी के दौरान, जब भीड़ में से कोई एक हीराबाई पर एक गंदा सा कमेंट पास करता है, और बस ये सुनते ही हीरामन का खून खौल उठता है। अपनी हीरा का, अपनी परी का अपमान वो एक पल को भी बर्दाश्त नहीं कर पाता, और उसकी इज्जत के लिए वो अकेला पूरी भीड़ से भिड़ जाता है। उस एक झगड़े ने सब कुछ बदल कर रख दिया। सब कुछ बिखर गया। लोगों की बातें, उनकी कानाफूसी, इन सब ने हीरामन को हीराबाई के काम की उस कड़वी सच्चाई के सामने लाकर खड़ा कर दिया जिससे वो अब तक अनदेखा कर रहा था। सफर की वो जो मासूमियत थी, वो जो पवित्रता थी, वो सब मेले के शोरगुल में कहीं खो गई। और तब उसे बहुत तकलीफ के साथ ये एहसास हुआ कि वो और हीराबाई दो अलग अलग दुनिया के लोग हैं, दो ऐसे किनारे जो कभी मिल नहीं सकते। और अब कहानी अपने सबसे मुश्किल मोड़ पर आती है, वो मंजिल जहां रास्ते अलग होने ही थे। स्टेशन पर एक खामोश सी, दिल को चीर देने वाली विदाई जो उनके इस अधूरे रिश्ते पर एक पक्की मोहर लगा देती है। जाते जाते हीराबाई एक ऐसी बात कह जाती है जो तीर की तरह हीरामन के दिल में उतर जाती है। वो उसे उसी महुआ घटवारन वाले गीत की याद दिलाती है और कहती है, सौदागर ने महुआ घटवारन को खरीद जो लिया है गुरुजी। मतलब इस एक लाइन में उसने अपनी पूरी जिंदगी का दर्द, अपनी मजबूरी, सब कुछ कह दिया, और हीरामन को यह समझा दिया कि उसकी किस्मत भी उस बेबस महुआ जैसी ही है। और फिर ट्रेन ने सीटी दी और चली गई। हीराबाई उसकी जिंदगी से ठीक वैसे ही चली गई जैसे कोई बहुत ही खूबसूरत सपना अचानक टूट जाता है। और उसके जाने के बाद हीरामन के लिए वो दुनिया जो अभी कुछ पल पहले तक इतनी रंगीन थी, एक झटके में बिल्कुल खाली हो गई, वीरान हो गई। और यही दर्द, यही खालीपन उसे उसकी जिंदगी की आखिरी और सबसे बड़ी कसम तक ले जाता है। एक ऐसी कसम जो उसने किसी से कही नहीं, बस चुपचाप अपने अंदर पी गया। और यही कसम इस कहानी का नाम बनी, तीसरी कसम। तो सवाल यह है कि आखिर क्या थी ये तीसरी कसम? दिल टूटने के इस भयानक अनुभव के बाद हीरामन ने खुद से ऐसा क्या वादा किया? तीसरी कसम थी कि आज के बाद अपनी गाड़ी में किसी कंपनी वाली बाइक को नहीं बिठाएंगे। अब देखिए, ये सिर्फ एक कसम नहीं थी, ये अपने भोले दिल को भविष्य में मिलने वाले ऐसे किसी भी दर्द से बचाने के लिए उठाई गई एक दीवार थी। एक ऐसी ढाल जो उसे फिर किसी हीराबाई से मिलने के ख्याल तक से दूर रखेगी। कहानी की आखिरी लाइन है, अजी हां मारे गए गुलफाम। और यहां ये गुलफाम कोई और नहीं, ये खुद हीरामन है। वो हीरामन जिसका भोलापन, जिसकी मासूमियत उस मेले की भीड़ में उस अधूरी मोहब्बत की भेंट चढ़ गई, वो हमेशा के लिए मारा गया। और यहीं पर कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ अकेला छोड़ देती है। क्या इस तरह की कस्में खाकर हम सच में अपने दिल को बचाते हैं, या फिर हम जिंदगी के सबसे खूबसूरत, सबसे यादगार अनुभवों के दरवाजे ही खुद पर बंद कर लेते हैं? ये सोचने वाली बात है।